हेलो चो, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन का लेक्चर नंबर 12। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख ले। अगर आप पॉलिटेक्निक का तैयारी करना चाहते हैं या बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं 10वां लेवल का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ का कम्प्लीटली डिटेल्स कोर्स क्वालिटी एजुकेशन के साथ कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की लेक्चर की तरफ चले। देखिए क्या है अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कनकेव मिरर। जैसे आपने समतल दर्पण पढ़ा था तो देखे कि समतल दर्पण के उपयोग को बताए थे, वैसा ही यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहला हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण यानी सेविंग मिरर के रूप में चेहरे का काल्पनिक सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। देखिए क्या होता है, पूछता है कि हजामती दर्पण के लिए, हजामती दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं। तो इससे क्या, कल जो आपने देखा कि विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा भिन्न भिन्न प्रतिबिंब बनता है, उसमें देखे थे केस नंबर 6। तो उसमें क्या देखे थे कि जब वस्तु क्या रहता है, मुंह के फोकस और पोल के बीच, ध्रुव के बीच रहता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा और 12 प्रतिबिंब बनता है। केवल अवतल दर्पण ही है जो वास्तविक में 12 प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि देखिए समतल दर्पण क्या करता है, वास्तविक तो बनाता है लेकिन उसी साइज के बनाता है। उत्तल दर्पण भी वास्तविक तो बनाता है लेकिन उससे और छोटा बनाता है। लेकिन अवतल दर्पण क्या है कि उससे 12 बनाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हजामती दर्पण के रूप में इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सैलून होता है, तो सैलून में दर्पण को ऐसे, दर्पण और कुर्सी को ऐसे सेट किया जाता है कि कुर्सी है जिस पे आप जाते हैं सैलून में तो बैठते हैं ना, तो उस कुर्सी को ऐसे सेट किया जाता है कि उस दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है। तो जिसके कारण आप बैठते हैं तो आपके चेहरा का जो सेविंग करने के लिए जाते हैं तो उस छोटा रहता है, तो क्या करते हैं शीशा में देखते हैं ना, 12 दिखाई देता है, ताकि उससे हजाम को सेविंग करने में दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, आसानी से वो कर लेता है। इसीलिए तो पूछता है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण को हजामती रूप दर्पण के रूप में क्यों उपयोग करते हैं। तो बोलेंगे कि लिख दीजिएगा कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण के इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रहता है तो ये वास्तविक सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित का मतलब बताए थे जब आवर्धन पढ़ाए थे, तो इसका मतलब होता है कि 12 प्रतिबिंब देना। ठीक है, तो इसलिए हम अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। हो गया पहला। दूसरा देखिए, अब दंत विशेषज्ञ दांतों को 12 प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करता है। दंत विशेषज्ञ का मतलब दांत का डॉक्टर। ठीक है ना, तो दांत का डॉक्टर क्या करता है, आप दांत देखिए, दांत है, इसके अंदर कुछ देखना है, जैसे दांत का उखाड़ नहीं जाता है या दांत के अंदर कीड़ा ही है और देखता है ना, तो क्या करेगा, अब इतना छोटा है तो कैसे देखेगा, तो वो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें क्या रहता है, अवतल दर्पण का उपयोग रहता है। तो जिसके कारण क्या होता है, स्क्रीन पर 12 प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए दांत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करता है। दूसरा क्या, कान, नाक, गला आदि के आंतरिक भाग के जांच में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। कान, नाक, गला आदि के अंदर में भाग है, और तो देख रहा है छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा है, तो उसको देखने में अंदर का है तो देखेगा फिर कैसे, तो क्या करता है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें अवतल दर्पण लगा रहता है, क्यों रहता है, जिसके कारण स्क्रीन पर हमको क्या प्राप्त होता है, 12 प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और जब 12 हो जाता है तो माने वहाँ उसको देख करके हम आसानी से जांच कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। चौथा देखिए, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप। ये भी पूछता है कि वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप में प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरण पुंज को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि उस दर्पण, टॉर्च में चाहे
सर्च लाइट में या वाहन के अग्रदीप कहने का मतलब हेडलाइट में उस अवतल दर्पण को ऐसे सेट किया जाता है कि जो बल्ब होता है उसके अंदर वो कहाँ रहता है, मुख्य फोकस पर रहता है। कहाँ रहता है, मुख्य फोकस पर रहता है। तो देखें ना, मुख्य फोकस पर रहता है तो उससे जो भी किरण आपतित होगा दर्पण पे तो कहाँ हो जाएगा, समानांतर होगा। परावर्तित कैसे होगा, समानांतर होगा ना। केस नंबर कितना, 5। केस नंबर 5 में कल देखे थे ना कि फोकस पर रहता है तो उसका क्या होता है, फोकस से ऐसे जाता है तो ऐसे करके उसके समानांतर हो जाता है। रूल में भी पढ़े हैं। तो इसीलिए क्या होता है, समानांतर प्रकाश, जैसे टॉर्च आप जलाते हैं तो देखते हुएगा रोशनी क्या होता है, समानांतर जाता है। सब ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके निकलता है नहीं, ऐसे। यानी यही क्या है, समानांतर, शक्तिशाली समानांतर किरण को हम प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। फिर सोलर कुकर में या सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सोलर कुकर का मतलब कि जैसे कि हम जैसे कुकर में, नॉर्मल कुकर में खाना बनाते हैं तो उसके हीट के लिए क्या करते हैं, गैस पे चढ़ाते हैं ना, या उसको उष्मा की आवश्यकता होती है। तो क्या करता है, सोलर कुकर ऐसा बनाया जाता है कि दर्पण ऐसे लगाया जाता है कि जो देखते हैं ना, अनगिनत सूर्य कहाँ पे, अनगिनत अनंत दूरी पर है, तो अनंत दूरी पर से देखे ना आता है तो कहाँ पे, फोकस पर। टोटल परावर्तन के बाद कहाँ पे रे जमा होता है, फोकस पर। तो ऐसे सेट किया जाता है कुकर में उत्तल दर्पण को कि टोटल है, जैसे ये कुकर हुआ, ये क्या है, कुकर हुआ, ठीक है, ये मान लीजिए कुकर है। तो ऐसे अवतल दर्पण को सेट किया जाता है कि टोटल यहाँ पे उसका फोकस पड़े। ठीक है, यहाँ पर क्या रहे, उसका फोकस रहे। तो क्या होगा, टोटल रे आएगा और यहाँ पे आकर के एकत्रित होगा। तो सब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, उष्मा जमा होगा। तो उष्मा जमा हो जाएगा तो हीट होगा। तो हीट के कारण क्या हुआ, बिना हमको गैस के जरूरत, अब बिना गैस के ही इसमें खाना पक जाएगा कुकर में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे उष्मा हीट गर्म होगा तो उष्मा से क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा और खाना पक जाता है। ठीक है, देख लिया। ये पूछता है कि सोलर कुकर या सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को सोलर कुकर या सौर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। तो कहेंगे क्या कि अनंत, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, अनंत दूरी से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर अभिसारी होता है। ठीक है, या संश्रित होता है। इसीलिए हम सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। परावर्तन दूरदर्शी में एक इंस्ट्रूमेंट है क्या, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसमें भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, देख लिए। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग की तरफ। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। अब देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग तो क्या होता है, वाहन के परिचालन की सुविधा के लिए चालक साइड मिरर या बैक मिरर में के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू बड़ा होता है, जिसके कारण बहुत बड़े क्षेत्र तक की वस्तु का प्रतिबिंब देख सकता है। इसका क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू उत्तल दर्पण का होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। अभी जस्ट हम फील्ड व्यू बताना बाकी रह गया था, अभी बताएंगे इसके बाद। ठीक है ना, तो वहाँ पे समझ लीजिएगा फील्ड व्यू क्या होता है। ठीक है, जितना अभी समझ आइए कि फील्ड व्यू क्या होता है, इसका बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो क्या करता है, बहुत दूर तक के, जितना फील्ड व्यू होगा उतना दूर तक के क्षेत्र को, जैसे इतना किसी का फील्ड व्यू है तो इसका अर्थ क्या है कि इतने दूर के वस्तु को वो देख सकता है। और किसी का फील्ड व्यू इतना बड़ा है, इसका अर्थ क्या है कि इतने दूर के क्षेत्र के वस्तु को देख सकता है। तो उत्तल दर्पण का क्या होता है, फील्ड व्यू बड़ा होता है समतल दर्पण के कंपैरिजन में, क्योंकि हमको क्या चाहिए, छोटा प्रतिबिंब चाहेगा तब ना बहुत सारे वस्तु को हम देख सकते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब में बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वो तो और कम दूरी, कम वस्तु का कवर करेगा। ठीक है, आसपास नहीं दिखाई देगा। तो इसके कारण क्या करता है, वास्तविक और हमको छोटा प्रतिबिंब चाहिए तो हम या तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या कर सकते हैं, यानी समतल दर्पण का उपयोग करेंगे, नहीं तो उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है कि उसी आकार के प्राप्त होता है और उसका फील्ड व्यू क्या होता है, इसके कंपैरिजन में छोटा होता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसका फील्ड व्यू बड़ा होता है। दिखाएंगे फील्ड व्यू किसे कहते हैं सो इसके बाद। ठीक है, फिर सड़कों या गलियों में बल्ब के ऊपर परावर्तक सतह के रूप में आप देखते हैं कि यहाँ पे ये हुआ उत्तल दर्पण हुआ। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि कोई भी रे, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पर क्या है, बल्ब है, यहाँ पर बल्ब है, तो बल्ब से ऐसे जाएगा तो देखने रहा है क्या होता है,
यहाँ से जब आपतित होता है तो इसमें परावर्तन के बाद आज से क्या हो जाता है, बिखर जाता है, यानी बहुत क्षेत्र में बिखर जाता है। तो गली और सड़कों पे हमको क्या चाहिए, बल्ब का रोशनी अधिक दूर में फैले, तो जिसके के कारण हम क्या करते हैं, उसके ऊपर परावर्तक सतह के रूप में इसका उत्तल दर्पण का उपयोग कर देते हैं। जिससे क्या हो जाता है कि इससे रे क्या होगा, इस पर आपतित होगा, तो आपतित होने के बाद आपतित होगा, उसके बाद परावर्तन के बाद क्या होगा, बिखर जाएगा। बिखर जाएगा इसका अर्थ है कि बहुत दूर तक उसका रोशनी को फैला देता है, ठीक है, इसलिए हम उपयोग करते हैं। उसके बाद देखिए प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, अब देखते हैं इससे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो इसलिए प्रदर्शन कक्ष में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। देख लिए अब हम देखते हैं कि जैसे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बिना छुए कैसे हम जान जाएंगे। जैसे कोई दर्पण हम आपको एक दे दिए और कहेंगे कि बताइए कि ये बिना छुएंगे तो जानते हैं ना कि उभरा हुआ रहता है, एक का धंसा हुआ रहता है, एक का प्लेन रहता है, तो छू करके आप जान जाइएगा। लेकिन बिना छुए हम कहेंगे नहीं आपको टच नहीं करना है, हम धा दिए मिरर और कहेंगे कि बताइए कि ये मिरर क्या, कौन सा मिरर है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे जो हम बताते हैं, पहले इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे चलते हैं। देखिए तो क्या करेंगे कि हमें एक वस्तु ले लेंगे, कहेगा कि कोई बिना छुए अब प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो क्या होगा, ये दर्पण दिया हुआ है। अब कौन सा दर्पण है जो हमको पता नहीं है, क्या है, दर्पण है। अब कौन दर्पण है जो हमको पता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम एक वस्तु ले लेंगे। क्या करेंगे, एक हम ए बी वस्तु ले लेंगे, कोई वस्तु ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे, दौड़ के आगे ले जाएंगे या पीछे लाएंगे, और हर प्रकार से क्या होगा, प्रतिबिंब प्राप्त होगा ना। तो प्रतिबिंब को हम देखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो क्या होता है, तो क्या होगा कि देखेंगे कि अगर यदि प्रतिबिंब क्या हो रहा है, हर समय जो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्राप्त हो रहा है और सीधा प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम काल्पनिक प्रतिबिंब का ही कल्पना करेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब तो इधर जिधर दर्पण उधर प्राप्त होता है, तो उसके लिए तो स्क्रीन की आवश्यकता होगी, तो वो तो सब दर्पण में पॉसिबल नहीं है। तो वैसे स्थिति को लेंगे जो सभी दर्पण में पॉसिबल है। तो सभी दर्पण में कौन सा पॉसिबल है, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो इसलिए हम काल्पनिक प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि हर स्थिति में क्या है कि सीधा और बराबर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो सीधा और बराबर प्रतिबिंब किसमें प्राप्त होता है, समतल दर्पण में, तो इसलिए क्या होगा, समतल दर्पण होगा। तो देखिए यही लिख दिया कि हम किसी एक वस्तु को लेंगे तथा दर्पण के आगे पीछे, जैसे यही हुआ मार्कर हुआ, तो इसको ऐसे ऐसे कर करके देखेंगे, दौड़ के यहाँ पे ले जाएंगे, देखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, फिर यहाँ ले जाएंगे, फिर देखेंगे कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, यहाँ ऐसे कर करके देखिए, अगर 2-4 जगह रख करके तो अवलोकन करेंगे। यदि हर स्थिति में सीधा तथा बराबर आकार के प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वह समतल दर्पण होगा, समझ गए। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होगा कि अवतल दर्पण में क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है। तो देखेंगे, आगे पीछे कीजिएगा, देखिएगा कि वस्तु से ये बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, वस्तु से जैसे इतना बड़ा है तो इतना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यानी इससे बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो समझ जाएंगे क्या है, वो अवतल दर्पण है। तो देखिए यदि सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वह अवतल दर्पण होगा। और उत्तल दर्पण में देखे थे कल, ये सब कल के लेक्चर से हम बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम उसका उतना फिगर उगर बना नहीं रहा है, क्योंकि कल का लेक्चर याद है ना, और नहीं याद है तो कल का लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा करके पहले देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 11, ठीक है। तो क्या उत्तल दर्पण देखे थे, हर समय क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो फिर इसको आगे पीछे करेंगे, अगर देखेंगे हर समय वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त हो रहा है, तो समझेंगे क्या है, वह उत्तल दर्पण है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर आगे हम समतल, अवतल तथा उत्तल के अंतर को स्पष्ट करेंगे। अब देखिए समतल, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट, तो हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, आप लोग अपना सेंटेंस में अच्छा से लिख लीजिएगा। जैसे कि एक पहला परावर्तक सतह से अंतर होता है, तो इसका सब परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है। इसका क्या होता है, धंसा या दबी हुई रहता है, और इसका उभरा हुआ रहता है। तो आप लोग ऐसे अपना लिख लीजिएगा कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा या दबा रहता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी रहती है, ठीक है, उभरा या उभरी रहती है। दूसरा देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति इसमें क्या होता है, हर समय दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ पे क्या होता है, दर्पण के सामने तथा पीछे दोनों तरह के बनता है, इसमें भी दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। फिर देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति माने प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है।
तो इसमें समतल दर्पण में क्या होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, वास्तविक एवं उल्टा तथा काल्पनिक एवं सीधा दोनों तरह के प्राप्त होता है, और इसमें केवल काल्पनिक एवं सीधा प्राप्त होता है। प्रतिबिंब के आकार पर तो देखिए इसका क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। इसमें क्या होता है, वस्तु के बड़ा, वस्तु से छोटा, बराबर तथा बड़ा तीनों प्रकार का होता है। इसमें हमेशा वस्तु से छोटा, ठीक है। फिर फोकस दूरी, इसका क्या होगा, अनंत होगा। फोकस दूरी यानी स्मॉल एफ से सूचित करते हैं ना, तो इसका क्या होगा, अनंत होगा। इसका फोकस दूरी को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, कितना जितना कहिएगा उतना सब सही है, ठीक है। तो इसके क्या होता है, अनंत होता है। इन्फिनिटिव इसका मापा जा सकता है, देखें ना, आप कैलकुलेशन करके हम निकालेंगे। अब इसका अगला लेक्चर आएगा तो दर्पण सूत्र पर ही आएगा, तो वहाँ पे हम देखिएगा फोकस और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इस समय एक रिलेशन निकालेंगे, उसी का नाम है दर्पण सूत्र, ठीक है। तो उसको हम कल के लेक्चर में वही आने वाला है। अब तो वहाँ पे देखेंगे, हम कैलकुलेट करके निकालेंगे कि तो इसीलिए इसको क्या कर सकता है, मापा जा सकता है, इसको भी मापा जा सकता है। अब आवर्धन देखिए, तो इसका क्या होता है, +1 होता है। +1 क्यों होता है कि ये तो वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो इसलिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसके बाद दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर से बराबर बटा में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 ना, तो इसलिए +1 होता है। इसका आवर्धन देखे थे कल, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, क्योंकि उल्टा और सुल्टा दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, और इसमें क्या होता है, हमेशा सुल्टा ही बनते हैं, यानी सीधा ही बनते हैं, इसलिए पॉजिटिव होगा। और क्या होता है कि छोटा बनता है, इसलिए 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो देख लिए, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। फिर आगे 2 कंसेप्ट बताते हैं, एक अनुबद्ध फोकस और एक दृष्टि क्षेत्र। ये 2 कंसेप्ट रह गया है, ठीक है। देखिए अनुबद्ध फोकस, तो अनुबद्ध फोकस को इंग्लिश में कंजुगेट फोकी। अब देखिए फोकस का क्या होता है, फोकस, लेकिन फोकी लिखे हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे 2 एक से अधिक की बात होता है, और फोकस का जो प्लुरल होता है ना, फोकी होता है। क्योंकि अगर क्या हो, लास्ट में यूएस लगा रहता है ना, यूएस, तो उसका प्लुरल बनाने में आई में बदल जाता है। क्या बदल जाता है, आई में बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे बॉय का प्लुरल बनाते हैं तो बॉयज कैसे लिखते हैं, बॉयज, तो यहाँ पे एस लगा कर प्लुरल बनाते हैं। बेबी का प्लुरल बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बेबीज, बेबीज। यहाँ पे क्या होता है, वाई हट करके और IES ऐड हो जाता है। वैसा ही यूएस का अगर लास्ट में रहता है और उसका प्लुरल बनाते हैं तो क्या किस में बदल जाता है, आई में बदल जाता है। तो इसलिए हम लिखे क्या है, फोकी। क्या लिखे हैं, फोकी, ठीक है। तो कंजुगेट फोकी, तो ये क्या होता है, गोलीय दर्पण या लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे 2 बिंदु जिनमें एक बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है, तो वो ये दोनों बिंदु है ना, एक दूसरे का अनुबद्ध फोकस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हम यह एक दर्पण लिख रहे हैं, अवतल दर्पण है, इसमें क्या किए, एक पॉइंट हम यहाँ पे, यही ना मुख्य फोकस है, मुख्य अक्ष है, सॉरी मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य अक्ष, ये क्या है, मुख्य अक्ष है ना। तो इस मुख्य अक्ष पर क्या है, एक बिंदु O है, और O का देखिए, तो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम एक रे को आपतित कराएंगे, एक रे को आपतित कराएंगे। आपतित कराने के बाद क्या करते हैं, हम अभिलंब डालते हैं। तो CA से ना जो रेखा खींचता अभिलंब होता है, तो मान लीजिए कि थीटा डिग्री आया, तो फिर क्या करेगा, थीटा डिग्री पर क्या होगा, ये परावर्तित होगा। तो थीटा डिग्री पर परावर्तित हुआ तो क्या हुआ कि ये यहाँ पे काटा, मुख्य अक्ष को कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा। और दूसरा हमको चाहिए, तो दूसरा हम क्या करेंगे, इसी पर आपतित करा देंगे, तो इसी पर ना परावर्तित हो जाएगा, क्योंकि अभिलंब है ही। तो इसीलिए 2 परावर्तित किरण जहाँ पे कटता है वहीं पर ना उसका प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों परावर्तित किरण कहाँ पे काटा, इस बिंदु पे काटा, तो ये बिंदु O' का क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो इसीलिए O और O' क्या है, ये दोनों अनुबद्ध फोकस है। क्या है, अनुबद्ध फोकस है। तो इसीलिए यहाँ क्या है, O तथा O' अनुबद्ध फोकस है, क्योंकि O का प्रतिबिंब हमें O' पर प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों बिंदु क्या कहलाएंगे, अनुबद्ध फोकस कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दृष्टि क्षेत्र या फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, कि जैसे कि हम देख, यानी कि जितना क्षेत्र को हम देख सकते हैं, क्या करते हैं, जितना क्षेत्र को हम देख सकते हैं उसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं और हम कितना क्षेत्र को, पूरे को देख रहे हैं हम अपना सामने को, तो ये मेरा क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है।
पीछे के क्षेत्र को हम नहीं ना देख रहा है, तो इसलिए फील्ड ऑफ व्यू नहीं है। और इधर इस साइड का भी नहीं देख रहा है, यानी जितना क्षेत्र को हम देख रहे हैं आंखों से वो क्या है, मेरा फील्ड ऑफ व्यू है। तो इस दर्पण से कितना क्षेत्र को हम देख सकते हैं, यानी दर्पण पर हम कवर तकेंगे यानी देखेंगे तो कितना क्षेत्र हमको दिखाई देगा, वही होता है फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, तो क्या होगा कैसे, तो जो जितना दर्पण होगा तो दर्पण के लास्ट कॉर्नर पर से क्या होगा कि रे आपतित होगा, और आपतित होने के पर ऐसे एंगल पर आपतित हो कि क्या हो, उसका परावर्तित किरण हमारे आंख पर पड़े, फिर ऐसे आपतित हो और दोनों कॉर्नर से आपतित हुआ और दोनों का परावर्तन क्या हो, हमारे आंख पर पड़ा। तो दोनों परावर्तित किरण के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यही मेरा क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। क्या है, फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, दृष्टि क्षेत्र। तो इसका देखिए इतना छोटा दर्पण के लिए फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, जो जो आगे जाएगा बढ़ता जाएगा। और अब इस समतल दर्पण के लिए देखिए, समतल दर्पण के लिए देखिए तो क्या है, इसका क्या किया, यहाँ से फिर हम क्या किए, आपतित कराए और आंखों पर परावर्तित हुआ, यहाँ पर आपतित कराए, आंखों पर यह परावर्तित हुआ। तो इसका क्षेत्र देखिए, इसमें हम इतना ही दूरी को वस्तु को हम देख सकते हैं। तो इसके कंपैरिजन में देखिए तो इसका छोटा व्यू है ना, फील्ड ऑफ व्यू, इसके कंपैरिजन में इसका फील्ड ऑफ व्यू छोटा है, इसीलिए हम साइड मिरर के रूप में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण से बेटर होगा, इसका भी करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। ठीक है ना, फील्ड ऑफ व्यू, इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम उपयोग भी लगा दिए और क्वेश्चन जैसे पूछता है वो भी बता दिए। ये नहीं कि फिर से हम क्वेश्चन बताएंगे अलग से कि साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो बता दिए है वहीं पे कि दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, उत्तल दर्पण का बड़ा होता है और इससे क्या होता है, सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसके कारण हम साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र को कवर करेगा और बहुत बड़ा क्षेत्र कवर को करेगा। तो जितना क्षेत्र अधिक कवर करेगा उतना क्या होगा, चालक के लिए आसान होगा कि उतना अधिक लंबा क्षेत्र के वस्तु को देख सकता है कि कौन गाड़ी पीछे से आ रहा है, कौन कहाँ पे है, वो पता चल जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, दुर्घटना होने की संभावना कम जाती है। ठीक है, इसीलिए तो समझ गए। तो अब हम आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।